है दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो ये वीडियो नॉन साइंस स्टूडेंट को बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली है। नॉन साइंस स्टूडेंट में कौन से बात कर रहा हूं, तो जो स्टूडेंट कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और इसके अलावा जो भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनको पता है कि जो जनरल साइंस होती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसे में जो स्टूडेंट 12th लेवल पे साइंस नहीं पढ़ते उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं कंसेप्ट को समझना, लेकिन जिनको साइंस पढ़ी होती है उनके लिए थोड़ा इजी होता है। हाँ, ये भी सच है कि आप 10वीं में साइंस पढ़ते हैं, लेकिन 10वीं का पढ़ा हुआ मैक्सिमम किसको कितना याद रहता है ये आपको पता ही है। तो जब आप फिजिक्स को पढ़ने बैठते हैं, आपने देखा होगा, तो सबसे पहले ही आपके पास एक चैप्टर शुरू हो जाता है। पहले तो आपको पढ़ाएंगे इल्यूशन बुक में यूनिट, ठीक है। यूनिट के बाद ही जस्ट वो चैप्टर शुरू हो जाता है मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं मोशन, स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ये सारा कुछ। तो यदि जो नॉन साइंस स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, इनके रट्टे मारना शुरू कर देते हैं, और जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में कंफ्यूज हो गए, जो क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है उसको गलत करके आ जाते हैं। भाई रट्टे नहीं मारने हैं, बस इस वीडियो को आप देख लीजिए, इसके बाद आपको जो है रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जब भी आप फिजिक्स खोलोगे जनरल साइंस पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले आपको मिलेगा मैकेनिक्स का चैप्टर, और इसके अंदर आपको मिलेगा क्या, सबसे पहला ही वर्ड मिलेगा मोशन। अब मोशन क्या होती है, देखिए भाई, अभी फिलहाल आप ये वीडियो किस पे देख रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल पे देख रहे हैं। तो मोबाइल जब आपका चार्जर पे लगा हुआ था, ठीक है, तो वो अपना एक स्टैटिक पोजीशन में था। जब आप उसको उठा लाए तो उसकी पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला गया। तो ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे उसकी पोजीशन चेंज होती है, वो क्या होती है, मोशन होती है। किसी भी चीज का हिलना डुलना चलना यार मोशन ही होती है ना। सिंपल सी भाषा में समझ लीजिए, जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चेंज हो जाती है, वो आपका किस में होती है, मोशन पे। तो इसलिए आप देखोगे लुसेंट बुक में वो डेफिनेशन लिख के रखते हैं, मोशन इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन रेफरेंस टू पॉइंट विद द टाइम, ठीक है। तो अब बताइए, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, आप मोशन तो होती है, साथ के साथ आपको कुछ टाइम भी तो लगता है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपकी जो पोजीशन चेंज होती है वो मोशन होती है। अब इसके बाद बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। अब आपसे यदि कोई पूछ ले कि भाई आप कितना दूर चले, ठीक है, तो इसको बताने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी, इसको बताने के लिए हमें आवश्यकता होगी डिस्टेंस की। अब ये डिस्टेंस क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। आप एक पॉइंट से चले दूसरे पॉइंट पे बेचे, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 10 किलोमीटर है। तो आप पूछोगे कि आप कितना चले, आप बताओगे मैं तो जी 10 किलोमीटर चला, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपने देखा, यदि मैं आपसे ये बोल दूं कि भाई ये पॉइंट ए है एक, ठीक है, यहाँ पे राम रहता है, और यदि मैं आपसे बोलूं भाई राम अपने घर से, ये राम का घर है, राम अपने घर से 10 किलोमीटर चला गया, आपको यही नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में गया, राम इधर गया इधर गया इधर गया, पता ही नहीं है। बट आपको इतना पता है कि हाँ राम 10 किलोमीटर गया है, यानी कि आपके पास डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन नहीं है, बट आपके पास क्वांटिटी है कितना, 10 किलोमीटर की। तो एक तरीके से ये क्या होता है, डिस्टेंस। अब जिस एलिमेंट के अंदर उसकी मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो वो फिजिक्स के अंदर उस क्वांटिटी को हम बोल देते हैं स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना कि जैसे डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन देके आपसे पूछ लेगा बताओ इनमें से कौन सी स्केलर क्वांटिटी है, तो आपको पता होनी चाहिए स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। तो भाई जिसकी मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरी चीज समझते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे डिस्टेंस के बाद आपको देखने को मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन पे नहीं जाना, बस इस वीडियो को देख के समझ लीजिए, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक पॉइंट ये ए है और ये एक पॉइंट क्या है आपका बी है, ठीक है। मैं ए से बी तक गया और इनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, ओके। अब सिमिलरली एक सिनेरियो और मैं क्रिएट कर लेता हूं। ये पॉइंट आपका ए है, यहां से मैं पॉइंट बी पे गया, यहां से पॉइंट मैं सी पे गया, और यहां से वापस से मैं पॉइंट डी पे आ गया, ठीक है। अब यहां से ए से भी आप 5 किलोमीटर चले थे, यहां से 10 चले थे, यहां से आप 5 चले थे। अब इसके इस वाले केस में, ये पहले वाले में, इस वाले में यदि आपसे कोई पूछ ले कि आप कितनी दूरी चले ए से बी तक, आप बताओगे सर जी मैं तो 10 किलोमीटर चला, ठीक है। और यदि आपसे कोई पूछ ले कि भाई आप 10 किलोमीटर चले कौन सी दिशा में चले, तो आप बोलोगे सर जी मैं ए से बी गया, तो मैं बोलूंगा कि मैं 10 किलोमीटर चला, किसमें, नॉर्थ में। अब देखिए 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, और यदि आप उसको 10 किलोमीटर नॉर्थ लिखते हैं तो आपने यहाँ पे क्या कर दिया, डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया, डायरेक्शन बता दी। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपके पास मैग्नीट्यूड तो होता ही है कि आप कितना चले हैं, क्वांटिटी होती है, साथ के साथ आपके पास एक डायरेक्शन भी होती है। तो इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा, इस वाली ऐसी यूनिटों को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अब आपका क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हो गए, एक तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा इसकी डायरेक्शन। ये चीज समझ में आ गई। अब पहले वाले इस केस में देखिए, ए से बी वाले केस में, ए से बी आप 10 किलोमीटर गए,
डिस्टेंस आपका क्या है 10 किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट, जो आपका फाइनल पॉइंट है और जो आपका इनिशियल पॉइंट है उसके बीच का जो सबसे कम दूरी होती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बस यही एक छोटा सा फर्क होता है डायरेक्शन के बाद, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये दो फर्क होते हैं। अब देखिए ए से भी आप गए तो बीच में दूरी कितनी है 10 किलोमीटर, यदि मैं इसकी मिनिमम दूरी भी मापूंगा तब भी मेरे पास क्या आएगी 10 किलोमीटर ही आएगी। तो इसलिए कहा जाता है, देखिए जब आप रेक्टिलिनियर मोशन में चलते हैं यानी कि आप एक लाइन में चल रहे हैं तो ये रेक्टिलिनियर मोशन होती है। तो रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट और आपके डिस्टेंस सेम होते हैं यदि आप रेक्टिलिनियर मोशन में एक साइड चल रहे हैं। लेकिन यदि अब इस सिनेरियो की बात करें, इसमें क्या है, अब इसमें देखिए आप पॉइंट ए से गए, बी पे गए, बी से फिर सी पे, सी से फिर डी पे, अब आपका जो फाइनल पोजीशन क्या है पॉइंट डी वाली है और जो आपकी इनिशियल पॉइंट पोजीशन क्या है वो ए वाली है। तो इस केस में यदि मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूंगा तो मेरे को क्या, मैंने अभी आपको बताया था, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कौन सा बनता है, ये वाला। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यदि मैं इसमें डिस्टेंस निकालने की बात करूंगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 5 में इधर चला, 10 में इधर चला, 5 में इधर चला, ठीक है, पॉइंट डी तक, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, ये 20 किलोमीटर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 किलोमीटर। ये बातें समझ में आ गई आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों समझ में आ गई, स्केलर और वेक्टर समझ में आ गई। अब आप चल तो रहे हो, यदि आपसे ये पूछ ले कि कोई व्यक्ति कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, ठीक है, कितनी फास्ट चल रहे हो, तो कोई ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट चलता है उससे हम किससे नापते हैं, स्पीड से। जैसे आप बाइक चला रहे हो, आपसे पीछे वाला पूछ ले भाई कितने पे चल रही है बाइक, कितनी स्पीड पे, तो आप मीटर में देख के बताओगे कि भाई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे मेरी बाइक चल रही है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब स्पीड आपको मापनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो स्पीड मापने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्पीड मापने के लिए सबसे पहले तो हमें एक दूरी चाहिए होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी दूर चला। फॉर एग्जांपल ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, इसको चलने में मेरे को कितने 4 घंटे लग गए गाड़ी से। तो यदि आपसे पूछ लेगा कि भाई आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो आप कैसे बताओगे कि भाई मैं 80 किलोमीटर चला, ठीक है, कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो यहाँ पे मेरी स्पीड क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि हर एक घंटे में मैं 20 किलोमीटर चला, तो ये आपकी स्पीड हो गई। अब स्पीड में देखिए कहीं भी मैंने डायरेक्शन का जिक्र किया, अगर आपसे कोई बोल दे कि कोई गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, बट हमें ये तो नहीं पता कौन से डायरेक्शन में चल रही है, तो इसीलिए स्पीड भी आपकी इस तरह से क्या हो जाती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्वांटिटी आपकी वैल्यू है, बस स्पीड की 80 किलोमीटर प्रति घंटा, डायरेक्शन तो है नहीं। अब इसी तरह से स्पीड का उल्टा एक आगे और जोड़ देते हैं, ये वेलोसिटी, हमें कंफ्यूज करने के लिए। अब ये वेलोसिटी क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। अब एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं कि यदि आपको फॉर एग्जांपल आप पॉइंट ए से बी पे गए और बी से फिर सी पे गए और सी से फिर आपको डी पे गए, ठीक है, फिर वही सिनेरियो, ये आपका 5 किलोमीटर हो गया, ये आपका 10 हो गया और ये आपका 10 किलोमीटर हो गया। अब इस केस में यदि मैं आपसे पूछूं कि आप वेलोसिटी बताइए क्या होगी, ठीक है, तो आप कहोगे सर जी 10 और 10 20 और 5 25 किलोमीटर तो हमने डिस्टेंस कवर कर लिया और मेरे को 5 घंटे का समय लगा, तो इसमें समय आप 5 घंटे मान लीजिए, तो आप निकाल दोगे सर जी 25/5, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी क्या हो जाएगी वेलोसिटी। नहीं, ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया है कि स्पीड के लिए हम डिस्टेंस का यूज करते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। तो अब मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन तो पॉइंट डी पे है, इनिशियल पोजीशन ए पे है, तो इनको बीच का क्या है, मिनिमम डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर आप 5 घंटे में चलते हो तो आपकी 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या हो जाएगी वेलोसिटी विद वेक्टर। ठीक है, मैंने क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट में मैंने अभी आपको बताया था डायरेक्शन स्पेसिफाई होती है, तो जब डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी में भी डायरेक्शन कैलकुलेट होगी ना, तो इसलिए आपकी वेलोसिटी क्या होती है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है दोस्तों, वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब आपसे ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पूछता है क्या वेलोसिटी जो होती है वो नेगेटिव हो सकती है, क्या वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकती है, क्या वेलोसिटी जीरो हो सकती है, कुछ इस तरह से आपसे प्रश्न पूछता है। अब मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी को हम किसके कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जब अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी हमारी पॉजिटिव आएगी, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा तो हमारी वेलोसिटी भी नेगेटिव में आएगी, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी भी जीरो होगी।
तो इस सिनेरियो में कैसे समझे इस चीज को, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कब होगा, मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम पॉइंट ए से पॉइंट बी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है, ये इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो अब यहाँ से ए और बीच के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, मैंने आपको बताया था रेक्टिलिनियर मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सेम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है आपका कितना, 10 किलोमीटर। अब एक दूसरा सिनेरियो जनरेट करते हैं हम, यहाँ पे देखिए वही वाला सेम, ये रेक्टेंगल वाला, ठीक है, ये आपका 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये भी 5 हो गया, ये आपकी फाइनल पोजीशन है। तो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट डी है, तो डी फाइनल पोजीशन है, ए आपकी इनिशियल पोजीशन है, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ आपका, 10 किलोमीटर। ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा वो चीज देख लीजिए। देखिए मान लीजिए पॉइंट, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, आप पॉइंट ए से बी पे गए, अब ये डायरेक्शन स्पेसिफाई कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें अब डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, तो डायरेक्शन हमारी ईस्ट है। अब तो ए से बी आप गए अपने ऑफिस में, 10 किलोमीटर की आपने दूरी क्या करी, तय करी। इसके बाद आप जब सॉरी जब आप ऑफिस से फ्री हुए तो आपने सोचा कि यार घर नहीं जाते, हम सीधा जिम में चलते हैं। तो आपने वापस यही रास्ता लिया 10 किलोमीटर वाला, अपने घर के पास आए और घर के पास से सीधा आप जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक जिम के लिए निकल लिए, जो कि आपके 15 किलोमीटर थी आपके ऑफिस से, आपके ऑफिस से 15 किलोमीटर दूर थी। अभी मैंने आपको बताया, तो इस केस में यदि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करोगे तो ये आपकी फाइनल पोजीशन है और ये आपकी इनिशियल पोजीशन है। बट इसमें एक चीज चेंज हुई, क्या, जो डायरेक्शन थी वो पहले ईस्ट थी, अब वो क्या है, वेस्ट है। तो डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, अपोजिट। तो जब डायरेक्शन अपोजिट हो गई तब आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव। 10-15 टोटल इसने बी से लेके सी तक जो है ट्रेवल किया है, और यहाँ पे कितना ट्रेवल किया उसने, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में 5 किलोमीटर। तो आप कह सकते हो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना है, -5 किलोमीटर, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव वाला समझ में आ गया, नेगेटिव वाला समझ में आ गया। अब जीरो वाला देखते हैं। अब मान लीजिए आप एक टैक्सी हायर करते हैं कि भाई ये मेरा घर है, मेरे को शहर में घूमने जाना है, तो आप क्या करते हैं, टैक्सी वाला हायर करते हैं। टैक्सी वाले, आप थोड़े फिजिक्स के स्टूडेंट ने बोल दिया भाई हम आपको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से किराया देंगे। अब टैक्सी वाले को क्या पता डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप उसको लेके निकल लिए। सबसे पहले तो आप पार्क गए घूमने के लिए, ठीक है, फिर आप कहाँ पे गए, सिनेमा देखने के लिए चले गए, फिर आप वो आपको बाजार में घुमाने के लिए ले गया, और वापस वो आपको अपने घर पे ले आके उस टैक्सी ने आपको छोड़ दिया। अब इस केस में देखिए आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी क्या है, सेम है। तो इस केस में मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन और इनिशियल। तो यहाँ पे तो हमारा क्या निकल के आएगा, 0। तो इस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। तो जब इसी डिस्प्लेसमेंट के आधार पर आप वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे तो वो आपकी क्या आएगी, 0 आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। इस चीज समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो अब आपने क्या क्या सीख लिया में, आपने स्केलर वेक्टर क्वांटिटी सीख ली, डिस्टेंस सीख लिया, डिस्प्लेसमेंट सीख लिया, स्पीड सीख ली, वेलोसिटी सीख ली। ओके, ये सारी चीज आपको क्लियर हो गई। चलिए अब सीखते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी के कंपैरिजन में कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से लेके पॉइंट बी तक गए और आपकी स्पीड थी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और मान लीजिए दोबारा से एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक। यहाँ पे इनके बीच की दूरी तो 20 किलोमीटर है। तो पहले आप ए से लेके पॉइंट पी तक तो चले 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे पॉइंट पी से फिर आपने थोड़ा स्पीड ज्यादा कर दी, आपने 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी अपनी बाइक की स्पीड। अब एक और तीसरा सिनेरियो हम क्रिएट करते हैं कि या ए और बी, इस सिनेरियो में आप 20 किलोमीटर बीच का डिस्टेंस मान लीजिए आप इसका, आप पॉइंट ए से चले तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके वापस आके आपने क्या कर दिया, अपनी स्पीड को क्या कर दिया, स्लो कर दिया, तब आपने 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी। अब इस एक चीज देखिए, इन तीनों सिनेरियो में मैंने डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर दिया, ए से बी, ए से बी, ए से बी। तो अब इसको हम स्पीड ना क्या करें, हम इसको क्या बोल देंगे, वेलोसिटी, ठीक है। तो अब मैंने आपको बोला था कि एक्सेलरेशन को एज अ कंपैरिजन हम वेलोसिटी के कैलकुलेट करते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, जहां पे भी वेलोसिटी में चेंज होगा, वेलोसिटी में क्या होगा, चेंज होगा, वहां पे हमारा क्या होगा, एक्सेलरेशन जनरेट होगा।
ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे वेलोसिटी में कोई चेंज हुआ नहीं, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चले थे और 20 से ही रुक गए बी पे, तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन है नहीं, जीरो है। यहाँ पे देखिए आप ए से लेके पॉइंट पी तक आप सही चले 20 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन उसके बाद आपने क्या कर दी, अपनी स्पीड तेज कर दी, तो यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो गई, उसकी क्वांटिटी, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या है आपका, ए से भी यहाँ पे एक्सेलरेशन हुआ। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, जब आप ए से पॉइंट पी तक गए, स्पीड आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन बाद में आपकी स्पीड क्या हो गई, रिड्यूस हो गई, तो इसलिए यहाँ पे भी एक्सेलरेशन होगा। मैं आपको बता रहा हूँ जहां पे भी वेलोसिटी में चेंज होगा वहां पे एक्सेलरेशन में चेंज होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन को हम कैलकुलेट करते हैं चेंज ऑफ वेलोसिटी ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, पर ओवर टाइम। किसी टाइम में जितनी भी वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम कैसे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक्सेलरेशन भी आपका पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। देखिए यहां तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, पहले केस में ए से आप बी तक गए। दूसरे केस में जब आपने क्या किया, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर दिया, स्पीड आपने क्या करी, इंक्रीज कर दी। ठीक है, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी आपकी क्या आएगी, 40 किलोमीटर, 20 से 40 गए तो चेंज ऑफ वेलोसिटी 20 किलोमीटर प्रति घंटा आई, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, और सिमिलरली यदि हम इस सिनेरियो में बात करें, पॉइंट ए से बी तक की बात करें, तो आपकी स्पीड पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, फिर आपकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालें तो हमारी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा जिस स्पीड वेलोसिटी से चलता है, तो टाइम के चलते चलते उसकी वेलोसिटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है, तो उस केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता लगी एक्सेलरेशन क्या होता है। अब आपको ये कंफ्यूज कर दिया जाता है आगे चल के कि मास, फिर आपको बोलता है वेट। अक्सर हमें कंफ्यूजन होता है, याद करने में पता ही नहीं चलता किसी को तो क्या है क्या नहीं मास। अब देखिए भाई, आप मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, सिंपल सी बात है, आप हाथ में मोबाइल पकड़े हुए हैं, तो वो मोबाइल कुछ प्लास्टिक का बना हुआ है, कुछ उसमें कांच लगा हुआ है, कुछ उसके अंदर सिलिकॉन्स लगे हुए हैं, कुछ उसके अंदर वायरिंग वगैरह हो रखी है। ठीक है, तो इसका मिश्रण बन के आपका मोबाइल बना हुआ है। अब जो प्लास्टिक का अब उसका वेट मान लीजिए टोटल 200 ग्राम हो रखा है आपके मोबाइल का। ठीक है, अब मास होता क्या है, दरअसल मास होता है जो आपका मान लीजिए प्लास्टिक का पार्ट यूज रखे हैं उसमें। ठीक है, तो वो जो प्लास्टिक होती है, आपको पता है कि कोई भी जो मैटर होता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। अब आपके फोन में मान लीजिए 10,000 मॉलिक्यूल हैं, वो 10,000 मॉलिक्यूल मिलके आपका फोन बना रहे हैं 200 ग्राम का। इस मॉलिक्यूल में प्लास्टिक के भी आ गए, कांच के भी आ गए, सिलिकॉन के भी आ गए, जो वायरिंग वगैरह और के सभी के मॉलिक्यूल आ गए, और मिलके आपका क्या बना रहे हैं, वेट बना रहे हैं, कितना, सॉरी वजन बना रहे हैं आपका 200 ग्राम का है। तो इसी तरह जो मास होता है वो तो आपका क्या होता है, मैटर होता है जो बना हुआ होता है, सिंपली कितने मॉलिक्यूल का, जितना मॉलिक्यूल बन के वो मास बनाते हैं। ठीक है, तो मास आपका क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है। अब हम बात करते हैं वेट। वेट मास से कैसे डिफर होता है। अब एक चीज बताइए, यदि आप एक मान लीजिए गेंद है, आप एक गेंद लीजिए भाई हाथ में, उस गेंद को आप ऊपर उछाल दीजिए हवा में। ठीक है, तो अब वो गेंद क्या होगी, वापस से धरती पे नीचे आएगी। और ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि धरती जो होती है हर एक चीज को अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। ठीक है, तो जितने जोर से, जितने फोर्स से वो खींचती है अपनी तरफ किसी भी चीज को, वो क्या होता है, वेट होता है सिंपली। ठीक है, अब ये वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, देखिए आपने जो बॉल फेंकी उसका मास m था। ठीक है, अब उसके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल पुल लगा अर्थ का, कितना ग्रेविटेशन पुल अर्थ का लगेगा, वो होगा आपका g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सो g आपका, इसको हम m से, m मास को जो है g से गुणा कर देते हैं, और जो भी वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है, वेट होता है। बस ये डिफरेंस होता है मास और वेट के अंदर। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आपका वेट अर्थ के ऊपर, ठीक है, यदि आपका वेट मान लीजिए, आपका मास मान लीजिए 20 किलो का है, और यदि आप अपना शरीर लेके चांद पे चले जाओ, तो मास तो आपका सेम ही रहेगा, 20 किलो ही रहेगा, घटबट थोड़ी ना जाएगा। वहां पे जाके आपका चेंज क्या होगा,
वेट। अब वेट क्यों चेंज होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अब चांद पे जो ग्रेविटी है वो क्या है? 1/6 है अर्थ के। तो यदि यहाँ पे आप कितने हो, 120 किलो के हो आप, अर्थ के ऊपर आपका वेट 120 किलो है, तो यही वेट लेके आप जब चांद पे जाओगे तो 1/6 ग्रेविटी होगी, तो जी की वैल्यू 1/6 होगी, तो आप 120 गुना 1/6 करोगे तो आपका क्या आएगा? 20 वेट निकल के आएगा। अब जो मास को तो है हम किस में मापते हैं? यूनिट में, केजी में। लेकिन जो वेट होता है, वेट देखिए मैंने अभी आपको बताया कि कितने जोर से अर्थ खींचती है, ग्रेविटी खींचती है किसी भी मास को, तो वो क्या बन जाता है? वेट बन जाता है। तो इसीलिए एक प्रकार से फोर्स हो गया वेट आपका, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। ठीक है, तो वेट को हम न्यूटन में मापते हैं और मास को हम किलोग्राम में मापते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसी प्रकार से यदि जनरल साइंस आप पढ़ना चाहते हैं, रट्टे नहीं मारना चाहते, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा जरूर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।